हिंदी साहित्य की क्लासों में आपका स्वागत है। अभी तक हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा पेपर 100 नंबर का है और 5 यूनिट में विभाजित है। हमारे प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने पहली और दूसरी यूनिट देखी जो पूर्ण रूपेण आधारित थी हिंदी भाषा पर। अब हम यूनिट 3, 4 और 5 का सिलेबस देखेंगे जो आधारित है हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित रहा। आदिकाल भगवान की भक्ति को लेकर चला, भक्ति काल, उसके उपरांत रीतिकाल और उसके उपरांत आधुनिक काल। यूनिट 3 आदिकाल पर आधारित है। यूनिट 4 भक्ति काल और रीतिकाल पर आधारित है। यूनिट 5 आधुनिक काल पर आधारित है। लेकिन इससे पूर्व हम भाषा की बात करते हैं कि संस्कृत से पाली, पाली से होते हुए प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश होते हुए हमारी हिंदी का जन्म होता है। हिंदी जब उत्पन्न होती है 1000 ईस्वी के आसपास, तब उसमें साहित्य का निर्माण किया जाता है और तभी जब हिंदी में साहित्य का निर्माण किया जाता है उस समय से ही हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है, जिसका पहला युग आता है आदिकाल, जिसके विषय में आज हम इकाई 3 यूनिट 3 में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य मुख्य कौन से विषय हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उनके नाम बता दूं मैं आपको। सर्वप्रथम समय सीमा, आदिकाल कब आरंभ होता है, कब समाप्त होता है, उसके बारे में। दूसरा नामकरण, कि जो ये समय सीमा है और ये जो नामकरण है वो किसने दी है। तीसरा उस समय का वातावरण। वातावरण के उपरांत हम देखेंगे उस समय आदिकाल में कौन कौन सा काव्य लिखा जा रहा था, जिसे हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इस समय के युग की प्रवृत्तियां। अब एक एक बिंदु को समझ लेते हैं। आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी बताई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन ये ईस्वी संवत हम विक्रम में भी पढ़ सकते हैं। 1050 से 1375 विक्रम संवत। 57 माइनस करने पर ईस्वी संवत आ जाता है। 1050 में से जब 57 माइनस करते हैं तो 993 आ जाता है, यानी विक्रम संवत बन जाता है ईस्वी संवत। फिर नामकरण की बात करें तो जो ये नाम प्रसिद्ध हमें मिलता है वो है आदिकाल। ये नामकरण दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन इससे पूर्व एक नामकरण और प्रसिद्ध मिलता है, वह है वीर गाथा काल, जो नामकरण दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। दोनों इतिहासकार प्रसिद्ध हैं, दोनों के नामकरण प्रसिद्ध हैं। आगे की क्लासों में जब हम बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे उस समय हम उनकी चर्चा करेंगे। वातावरण की बात की जाए तो हमें समाज के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, उस समय की राजनीति के बारे में तथा साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। समाज से जुड़ी हुई परिस्थिति कहलाएगी सामाजिक परिस्थिति, धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक, संस्कृति से जुड़ी हुई सांस्कृतिक, राजनीति से जुड़ी हुई राजनीतिक, साहित्य से जुड़ी हुई साहित्यिक परिस्थितियां या परिवेश या वातावरण। फिर हम देखते हैं आदिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं रही, जो 3 मिलती है हमें। रासो काव्य धारा,
धार्मिक काव्य धारा और लौकिक काव्य धारा। आदिकाल 3 भागों में विभाजित किया गया है, रासो, धार्मिक और लौकिक। इनके प्रमुख कवि जो हैं वो हमें पढ़ने हैं, उन्होंने जो जो काव्य लिखा वो हमें पढ़ना है, साथ ही इनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं रही वो हमें पढ़नी है। जब हम रासो, धार्मिक, लौकिक की विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसको सामूहिक रूप से कहा जाएगा आदिकाल की प्रवृत्तियां। अब हम ये देखते हैं कि आदिकाल में ऐसे कौन कौन से कवि हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो एक कवि का नाम मिलता है चंद्रवर्ताई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। एक कवि मिलता है सरहपा, ये हिंदी का पहला कवि है। एक कवि हमें मिलता है अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि है। एक कवि हमें मिलता है अब्दुल रहमान, जो हिंदी का पहला मुसलमान कवि है। चूंकि ये हिंदी का पहला युग है, इसके लिए इसको कुछ लोग आलंबिक युग भी कहते हैं, प्रारंभिक युग भी कहते हैं। और इसमें जो हमें काव्य की शैली, जो प्रसिद्ध कवि मिलेंगे वो सब प्रथम होंगे। जैसे चंद्रवर्ताई का पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है, और चंद्रवर्ताई कहे जाते हैं हिंदी के पहले महाकवि। ये हिंदी के पहले महाकवि, ये हिंदी का पहला कवि, ये खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि, ये हिंदी का पहला मुसलमान कवि। इस तरीके से हम जब आदिकाल के बारे में बड़े पैमाने पर पढ़ेंगे तब हम इनकी अन्य अन्य चीजों को भी लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये है आपकी यूनिट 3। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जिसमें भक्तिकाल और रीतिकाल आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।